नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब एक पार्टी को अपनी ही पार्टी के लोगों से सरकार गिरने का खतरा हो जाए तो सवाल तो उठते ही हैं। जब एक पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पहुंच जाए अदालतों तक तो सवाल तो उठते ही हैं। इसी साल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर गए और इसी साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ये लड़ाई जग जाहिर है और वहां पर जो राजस्थान में स्थिति बन रही है वो सबके सामने है और इसीलिए सब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब बनने वाली है एक युवा मुक्त कांग्रेस? कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का पायलट इतना नाराज क्यों है? हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और तानाशाही रवैया अपनाया। हम आज तक पार्टी के खिलाफ बोले नहीं है और यदि फिर भी वो चाहते हैं तो हमको एमएलए की कोई परवाह भी नहीं है। जनता चाहेगी तो दोबारा एमएलए बढ़ जाएंगे। आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए, बताएं ईमानदारी से। यूथ ब्रिगेड का सारथी लगाम छोड़कर रथ से उतर क्यों गया? कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर से पश्चिम तक कांग्रेस के युवा खेमे में बेचैनी क्यों है? क्या कांग्रेस में बुजुर्गों को युवाओं का अंदाज नहीं भाता? तो अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन होना सब कुछ नहीं होता है। क्या कांग्रेस में युवाओं को बुजुर्गों का साथ नहीं सुहाता? 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। जोश और जंग की एक कहानी सामने है। अनदेखी, आक्रोश, उपेक्षा के आरोपों की कई कहानियां पहले भी बीत चुकी हैं। राहुल जी से तो मेरा मुलाकात होता था, लेकिन मुलाकात का टाइम में जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, बीच में कुत्ता आ जाएगा, वो कुत्ता को गोद में ले लेगा और आदमी को भूल जाता है। तो बहुत ही अजब किस्म का एक लोग है। एक दौर था जब नाम ही नाम थे। क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट टाइमर एमपीज है लाइक सचिन पायलट, लाइक ज्योतिरादित्य सिंधिया, लाइक जतिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये सब भी पीएम बनने की काबिलियत रखते हैं? जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सारे यंग हैं, सारों का अच्छा नजरिया है, तो क्यों नहीं, सब में क्वालिटीज तो हैं। एक दौर ये है जब नाम छूट रहे हैं, जो बाकी हैं उनके बने रहने पर संशय। Whatever is in national interest, like I said, is beyond any party and individual. वक्ताओं ने कन्नी काट ली है, प्रवक्ताओं ने पाला बदल लिया है। संकट की स्थिति में दिल्ली से दूत निकलते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेतृत्व की अनुभवी कमेटी में सन्नाटा रहता है। असमंजस के बादल तनते हैं तो फिर छंटते नहीं। कुछ महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या अब सचिन पायलट का मामला, एक बात समझ में आती है कि दरारें अगर दुनिया को, मीडिया को, आम लोगों को नजर आ रही थी तो क्या पार्टी आला कमान के लिए ये कोई नई बात थी? सचिन पायलट के मामले को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए उसमें सीधे सीधे बीजेपी की ओर इशारा किया गया और कहा गया कि पार्टी के भीतर तो सब ठीक था, लेकिन बीजेपी ने एक साजिश रचने का प्रयास किया। लेकिन इन सारे सवालों के बीच कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल रह गया वो ये कि सब जानते बूझते क्या इस मामले को एड्रेस करने में बहुत देर कर दी? श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान कांग्रेस के भीतर दिक्कत 2 साल से थी, लेकिन इसे दूर करने की जगह दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गर्दन गड़ाए रहा। जिन लोगों के यहाँ मौतें हुई हैं उनको हम सहानुभूति दें, उनको मदद और सहायता की बात करें और एक आश्वासित लोगों को करना पड़ेगा कि हम भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। इन सब चीज़ों के लगता है कि एक कंपैशनेट, एक
संवेदनशीलता हम लोगों को प्रकट करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को ना लगना नहीं चाहिए कि ये एक रोज़मर्रा का इशू है। उन परिवार के लोगों को उनके मलहम लगाने की ज़रूरत थी, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत थी, और जो सिस्टमेटिक अगर की कमियाँ हैं तो उसको एक्सेप्ट करके ठीक करने की बात हमने करी, और मेरे ख्याल वही हम लोगों को सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। लगे आपको कोई कमी बेशी रही है, एक्शन होना चाहिए, पर जो भूमिका है पीसी प्रेसिडेंट की, वो भूमिका वो होती है जिसमें उनको खुल करके कहना चाहिए, भाई यहाँ कमी मुझे महसूस हो रही है। अगर विपक्ष कहने का अधिकार रखता है तो सत्ता पक्ष का अध्यक्ष भी, उनको अधिकार होना चाहिए वो अपनी खुद की गवर्नमेंट है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई कोई आज की बात नहीं है। 2018 में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद जब सचिन पायलट को नजरअंदाज करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, आज के मनमुटाव का बीज उसी वक्त बो दिया गया था। उस समय राहुल गांधी ने एक तस्वीर डालकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी में ऑल इज वेल। यानी राहुल गांधी ने जो एक ट्वीट किया था आप दोनों की तस्वीरों के साथ, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, ये यूनाइटेड कलर्स दिखेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, बहुत निर्णायक है। अगर ये यूनाइटेड नहीं है हम लोग, तो हम लोग इतने सफल ही नहीं हो सकते थे। अगर खिंचाव होता, जैसा आप कह रही हैं कि तनाव होता या कुछ आपस में अनबन होती, तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से तीनों प्रदेशों में जीत नहीं सकती थी। लेकिन समर्थक तो आपके नाराज हुए थे ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जो अनुशासन तोड़ता है या पार्टी के दायरे के बाहर काम करता है, वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। और कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, लेकिन अंत में निर्णय पार्टी हित में और प्रदेश हित में लिया जाता है। और उस निर्णय में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस निर्णय में मैं बराबर का भागीदार हूँ और हमारी राय के बाद ही निर्णय लिया गया। सारी उठापटक की शुरुआत 2018 में ही हो चुकी थी, लेकिन पैचअप की कवायदें मीडिया को दिखाने का मरहम था या सिर्फ खाना पूर्ति, क्योंकि मर्ज तो इसके बाद और बढ़ता चला गया। समय समय पर यह लड़ाई सामने आती रही, लेकिन समाधान ढूंढना तो दूर, सचिन को मुलाकात का वक्त मिलना भी मुश्किल था। आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने से लेकर अब तक सचिन पायलट के बयानों को देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वो हर बार पार्टी के सिस्टम से नाराज थे, पार्टी से नहीं। उनकी लड़ाई अधिकार और सम्मान के लिए थी, यानी मर्ज कुछ और था, दवाई लगातार किसी और की होती रही। गहलोत जादूगर हैं, सरकार बचाने और बनाने की कला उन्हें अच्छे से आती है, पर जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिस पर सचिन पायलट का भी थोड़ा सा जादू चलता है। इस हकीकत को सब जानते हैं कि राजस्थान के रण में उन्होंने कांग्रेस की जीत को अपनी पगड़ी का सवाल बना लिया था। 2014 में 13 दिसंबर में हम चुनाव हारे थे। 2014 जनवरी में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था। तो उस समय मुझे लगा कि हम लोग जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाए हैं। तो मैंने उस टाइम प्रण लिया था, मैंने कहा जब तक सरकार राजस्थान में कांग्रेस की नहीं बनती है, मैं साफा नहीं बांधूंगा। अच्छा। हाँ, और मैंने पूरे 5 साल साफा नहीं बांधा, लेकिन 12 दिसंबर को जब मतगणना हुई, जब कांग्रेस को बहुमत मिला, उसके बाद मैंने पहली बार 5 साल में साफा बांधा। यानी सचिन पायलट का पार्टी में कद छोटा करना या व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी दिखाने पर कतरने का फैसला कांग्रेस के लिए कुल्हाड़ी पर पांव मारने के समान हो सकता है। और लोकतंत्र की ये कौन सी रवायत है जिसमें पार्टी के भीतर ही आलोचना की आजादी न हो? I think our response to the entire episode could have been more sensitive. I think we should have been more compassionate, and I feel that after 13 months of being in government, it may not serve any purpose to keep pointing towards the previous government's wrongdoings or misdeeds. Because if they had done their job, they would not have been voted out. We have been voted in. We have to face responsibility and face consequences. People have expected us to deliver. I believe that we have to fix accountability. If you're expecting others to be accountable, we have to be accountable ourselves.
ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सीधे सीधे देखने पर इतना समझ आता है कि पहले तो बीमारी को पकड़ने में देरी हुई, फिर दवा गलत दी गई और अब सेहत का सर्टिफिकेट देने में भी जल्दबाजी की जा रही है। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांव के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व में ही दो गुट हैं, जिनमें से अनुभवी नेताओं का गुट इतना हावी है कि वो यूथ ब्रिगेड से जुड़े नेताओं को लगातार दरकिनार करने में सफल हो रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में संजय निरुपम को आगे बढ़ाया, वो आज हाशिए पर है। गुजरात में अल्पेश ठाकोर राहुल गांधी से जुड़े थे, प्रियंका चतुर्वेदी तेज तर्रार प्रवक्ता थी, रायबरेली से विधायक अदिति सिंह राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड में शामिल थी, वो भी अब साइडलाइन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के सबसे करीबी साथियों में शुमार थे। युवा और अनुभव की इस लड़ाई में एक दिलचस्प बात यह भी है कि सचिन अगर 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो अशोक गहलोत भी 47 साल की उम्र में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। सचिन पायलट अगर 26 साल की उम्र में सांसद और 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए थे, तो 31 साल की ही उम्र में अशोक गहलोत भी इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री बन चुके थे। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। चूंकि अशोक गहलोत का सवाल युवा नेताओं के जोश और अनुभव पर है, तो यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि राजीव गांधी सिर्फ 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और तब उन्हें भी कोई पुराना अनुभव नहीं था। कांग्रेस से अलग योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें भी कोई पूर्व अनुभव नहीं था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव 47 साल की उम्र में तब मुख्यमंत्री बनाए गए जब वहां बीजेपी की सरकार पहली बार बनी। राजनीति में युवा कौन होता है, एक युवा नेता को कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और कब तक मिलना चाहिए, इन सवालों ने कई पार्टियों को समय समय पर मथा है। आज ये सवाल कांग्रेस को मथ रहे हैं। ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, समय आएगा तो मैं सब बताऊंगा। 22 सीटें आपके लिए पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सचिन पायलट की ही तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बीच भी 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान ही बो दिए गए थे। आश्चर्य यह है कि जब मीडिया को यह बात पता रहती है तो क्या यह संभव है कि पार्टी आलाकमान को पता न हो। राहुल गांधी के आने के बाद से बहुत कुछ बदला मध्य प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर, मतलब मनमुटाव आप कह रहे हैं कि अब नहीं है, संगठनात्मक तौर पर भी और सभी को एक सूत्र में बांधने में भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण। तो फिर सारे सर्वे कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पॉपुलर चेहरा, वहां पर क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है आपको चेहरा? मैं नहीं मानता कि किसी भी राज्य में केवल चेहरा घोषित करने से आपका रास्ता साफ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर चुनाव जीता जाता है
तो वो तभी जीता जाता है जब एकता के साथ पूरी पार्टी काम करे और सबसे महत्वपूर्ण जब जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल हम लोग बढ़ा पाए। ज्योतिरादित्य को तब से शिकायत थी और राहुल गांधी का बेहद करीबी होने के बावजूद क्या उनकी बात को सुनने की फुर्सत किसी को नहीं थी, या फिर मर्ज को नजरअंदाज करने की पुरानी परंपरा का ही निर्वाह किया गया? सचिन पायलट के बारे में यह माना जा सकता है कि वो राजस्थान तक खुद को सीमित रखना चाहते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के सबसे मजबूत साथी थे। तब जब उनके और कमलनाथ के बीच खुली जंग चल रही थी, तो क्या उसका अंदाजा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नहीं था? राजस्थान की ही तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए मेहनत की। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के चमकदार युवा चेहरा भी थे, लेकिन जब कांग्रेस चुनाव जीत गई तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 73 साल के कमलनाथ को बिठाया गया। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से उधर जाएं, चलो। राहुल गांधी ने दुख भी जताया तो तब जब सिंधिया पार्टी छोड़ चुके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है। सचिन पायलट और सिंधिया के मामलों में कई समानताएं दिखी। दोनों ही की नाराजगी को पार्टी ने नजरअंदाज किया, दोनों को अन्याय की टीस रही, दोनों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले रहने का दावा तो किया गया, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माकन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, उस समय कहा गया कि सुगबुगाहट है कि सचिन पायलट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं किया गया। अब जब सचिन पायलट की बात चल रही है तो और कई युवा कांग्रेस नेताओं की बात भी होने लगी है। सचिन पायलट ने बार बार कहा है कि उनका बीजेपी में जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी को यकीन है कि यहाँ पर एक साजिश है और वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए। कुछ ऐसी ही अटकलें सालों से युवा नेता जितिन प्रसाद के बारे में लगाई जा रही हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बावजूद वो पार्टी के लिए निष्ठावान रहे। सचिन पायलट के प्रकरण से निराश हैं, उससे भी ज्यादा पार्टी के तौर तरीकों से असंतुष्ट दिखने लगे हैं। सचिन पायलट मेरे साथी ही नहीं, मेरे मित्र भी हैं। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि पिछले कई सालों से उन्होंने पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया। आशा करता हूं कि यह स्थिति जल्द ठीक हो जाएगी। मैं दुखी भी हूं कि ऐसी नौबत आई। हालांकि राजस्थान के संग्राम के बाद कहा जाता है कि
सोनिया गांधी ने उनसे बात की, लेकिन बात की ये बात ही ये बताने के लिए काफी है कि असंतोष की आंच शायद दिल्ली आलाकमान को महसूस होने लगी है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का युवा चेहरा है, लेकिन संगठन में उनके लिए कोई भूमिका नहीं बनाई गई। उनकी नाराजगी समय समय पर दिखने भी लगी है। पार्टी लाइन से अलग वो कई बार पहले भी अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो उन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया था। सचिन पायलट की नाराजगी सामने आने के बाद रूठे युवा नेताओं को मनाने के क्रम में दीपेंद्र हुड्डा से भी बात की गई है, लेकिन पार्टी में भविष्य की दिशा की अगर यही दशा रही तो कौन जाने कल कौन क्या निर्णय ले। दिग्गज कांग्रेसी नेता स्वर्गीय सुनील दत्त की सियासी विरासत को आगे ले जाने वाली प्रिया दत्त भी सचिन पायलट को लेकर चल रही खींचतान से बहुत निराश हैं। एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों न सिर्फ सहकर्मी थे बल्कि अच्छे दोस्त थे। पार्टी ने दो बड़े क्षमतावान और मेहनती नेताओं को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि महत्वाकांक्षी होना बुरी बात है। उन्होंने मुश्किल वक्त में काफी मेहनत की थी। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में आरपीएन सिंह पहले ही राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रमण की रणनीति को लेकर असहमति जता चुके हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। हरियाणा में ही कुलदीप बिश्नोई का भी रुख कुछ स्पष्ट नहीं रहा। संदीप दीक्षित को संगठन में कभी पहचान नहीं मिली, ऐसी शिकायत वो करते रहे हैं। इससे उलट पार्टी में 65 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं का बोलबाला है, दबदबा है। युवा शक्ति भ्रम की स्थिति में है और परिणति के तौर पर सचिन और सिंधिया के उदाहरण सामने हैं। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर नियति, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को अगर कांग्रेस की राजनीति विरासत में मिली थी तो विरोध भी विरासत में ही मिली। लेकिन तब की स्थिति क्या थी? नेतृत्व का संकट तो तब भी था, लेकिन पार्टी की जड़ें पूरे देश में फैली हुई थी। आज नेतृत्व का संकट भी है और कांग्रेस पार्टी भी सिमटी हुई नजर आती है। I am writing a letter to all the PCC delegates, giving my views to them. Let us see how do they react, what is their decision. Whatever they decide, I salute like a soldier and follow the majority. Mr. Prime Minister, this unilateral chastity will not do. हमारी नजर युवा शक्ति को सबल बनाने की है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। कमी कोई खास नहीं रही है, लेकिन हमेशा 100 में से 100 काम नहीं हो पाते हैं। जनसेवा के लिए मेरे पूज्य पिताजी का समर्पण बेमिसाल था। आज के दौर में सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद। तब राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद थे। बगावत तब भी थी, विरोध आज भी है। तब पिता माधवराव सिंधिया ने खामोशी से कांग्रेस से किनारा कर लिया था और समय के हिसाब से चले। अब पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुपचाप पार्टी से किनारा कर लिया और समय के साथ आगे बढ़ गए। तब पार्टी के अंदर रहकर पिता राजेश पायलट ने पार्टी के सिस्टम के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी। अब पुत्र सचिन पायलट ने भी पार्टी के अंदर रहते हुए ही सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। हमारे नेता हैं, अभी तक सचिन पायलट जी ने, जिनको हम लीडर मानते हैं, उन्होंने अधिकृत उनके ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना कोई स्टेटमेंट, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है। हाँ, जो आप कह रहे हैं मुकेश जी ने ये कहा या किसी और ने कुछ कहा, तो हर आदमी को अपने इंडिविजुअल कुछ भी कहने का फ्रीडम है। सो यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग ऑन दैट टेंजेंट। तब पिता जितेंद्र प्रसाद ने खुलकर पार्टी के अंदर लोकतंत्र की आवाज बुलंद की थी। अब
पार्टी के अंदर लोकतंत्र को लेकर जितिन प्रसाद भी चिंता जाहिर करने लगे हैं। तब में और अब में फर्क बस इतना है कि तब पार्टी का विस्तार देश में हर ओर था, जनाधार वाले नेताओं की पार्टी में भरमार थी। अब की स्थिति ये है कि पार्टी के पास जनाधार की जमीन बहुत सीमित रह गई है, उसमें भी इतनी गहरी दरारें पड़ती जा रही हैं जिनका भर पाना आसान नहीं दिखता। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ना हो या फिर सचिन पायलट की नाराजगी हो, दोनों मामलों में एक चीज कॉमन थी कि सही सुनवाई नहीं हुई और उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई। कुछ ऐसा ही था जब दोनों के पिताओं का विद्रोह हुआ था और उस समय ये दोनों पार्टी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। हालांकि अगर हम कांग्रेस के मौजूदा हाल को देखें, जो विरोध के दौर को देखें, तो इसकी शुरुआत तो लंबे समय पहले हो गई थी। Go and tell the whole congressmen, I am writing a letter to all the PCC delegates, giving my views to them. Let us see how do they react, what is their decision. Whatever they decide, I salute like a soldier and follow the majority. ये वो दौर था जब राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी और कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के करीबी सीताराम केसरी के हाथों में थी। तब सोनिया गांधी सीधे तौर पर राजनीति में सक्रिय नहीं हुई थी। 1997 में राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार मिली। 1998 से पार्टी में सोनिया गांधी सक्रिय होने लगी थी और सीताराम केसरी की जगह उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। वरिष्ठता और पार्टी में अपने कद को देखते हुए राजेश पायलट इससे खफा भी हुए। साल 2000 में कांग्रेस उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने खुलकर उनका प्रचार किया। साल 2000 ही में एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मृत्यु के साथ बगावत का ये किस्सा वहीं थम गया। पार्टी के सिस्टम से वो लड़ते रहे, लेकिन पार्टी के अंदर भी बने रहे। सचिन पायलट भी पार्टी के सिस्टम के खिलाफ ही खड़े हैं, पार्टी छोड़ने की कोई योजना नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में माधवराव सिंधिया केंद्रीय मंत्री थे। तब भी पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। माधवराव सिंधिया का नाम तब जैन हवाला कांड में सामने आया तो जनवरी 1996 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीताराम केसरी ने आगामी चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई और जीते। यूनाइटेड फ्रंट वाली देवेगौड़ा सरकार को बाहर से समर्थन भी दिया। सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष के दौरान कांग्रेस में वापसी की। सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला। इस बड़े दुख का पहाड़ भी टूटने के बाद इन्हीं भावनाओं की वजह से और उनके सपनों को एक साकार रूप देने के लिए आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। राजीव गांधी और नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार रहे जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिनकी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ थी। 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े और हारे। इसके करीब 2 महीने बाद जनवरी 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विरासत जितिन प्रसाद ने आगे बढ़ाई। कांग्रेस में ऐसे युवा नेताओं का लंबा इतिहास रहा है जिन्होंने पार्टी छोड़ी और दूसरे दलों में गए या फिर अपना ही दल बना लिया। కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా तो जगन मोहन रेड्डी शायद कांग्रेस की तरफ से ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। 2009 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। जगन मोहन रेड्डी उनके ही बेटे हैं। कांग्रेस में तवज्जो न मिलने के आरोपों के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते बेहद तल्ख रहे। जगन ने राजनीति में लंबा संघर्ष किया, कई महीने जेल में बिताए, नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस आंध्र प्रदेश में कभी कांग्रेस का डंका बोला करता था, वहां आज स्थिति ये है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है।
వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను असंतोष ने कांग्रेस में बार बार दरारें डाली। कई बार ये दरारें इतनी गहरी रहीं कि कांग्रेस फिर कभी कुछ क्षेत्रों में अपना रुतबा कायम ही नहीं कर पाई। उन्नीस 1999 में जब सोनिया गांधी ने विधिवत रूप से कांग्रेस की कमान संभाल ली, तब मराठा क्षत्रप शरद पवार ने पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ विदेशी मूल के मुद्दे पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पवार का मानना था कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार मूल रूप से भारतीय होना चाहिए। कांग्रेस से बाहर निकलकर तीनों नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम से नया दल बना लिया। विशेषकर महाराष्ट्र में कांग्रेस को तब से हमेशा पवार की पावर की जरूरत पड़ती रही। पवार की पार्टी ने कांग्रेस की आधी से ज्यादा जमीन छीन ली। इस समय भी महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस शामिल तो है, लेकिन उसका रसूख शरद पवार की पार्टी के सामने कमजोर है। सीपीएम खाली केरला में कुछ है और हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, और कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिधर में हम है स्ट्रॉन्ग, क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे? लेकिन हमारा मेन लड़ाई हमारा बंगाल में है। बंगाल में हम किसको नहीं छोड़ेंगे। बंगाल में हमारा जो लड़ाई है ये हमारा इंची से इंची लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से मुख्य विपक्षी दल का पद छीन लेने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बेगाना करने वाली ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की ही तेज तर्रार आवाज थी। रिमोट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हर किसान की सुरक्षित হবে না, सीपीएम এর বিমান বসাবে না, कांग्रेस सीताराम केसरी হবে না। 21 साल की उम्र में उन्होंने 1976 में कांग्रेस का हाथ थामा था। 1998 में कम्युनिस्टों के सामने सरेंडर करने के आरोप के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन किया। 2011 में उन्होंने बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। मौजूदा स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस चौथे और 5वें स्थान के लिए संघर्ष कर रही है। ममता बीजेपी का विरोध करती हैं तो आज पश्चिम बंगाल से ही पूरे देश में कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल होने के दावे को भी समान रूप से नकारती हैं। कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस की सियासी जमीन बंजर कर देने वालों में एक नाम हेमंत बिस्व शर्मा का भी है, जिसे कांग्रेस शायद ही कभी भुला पाए। The story is little different. Okay. Rahul gave me audience. I made him 8-9 times. But problem is that when you talk to Rahul, the discussion was so light that even the dogs come in between. He start plays with the dog, not with the human. When you talk with him. So Rahul has given me interview. How can he say I cannot meet him? He has to meet us. But the problem is he is not sincere. Of course, when that day I joined BJP, that day he tried to contact me in a more personal note, and which I refused. I said time is up for you now. हेमंत बिस्व ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए 2015 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हेमंत बिस्व शर्मा के बीजेपी में आने और कांग्रेस से जाने का नतीजा ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा खाली रहने वाली बीजेपी ने असम में तो सरकार बनाई ही, मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा में भी कमल खिलाया। कांग्रेस इन राज्यों में अपनी जमीन गंवाती चली गई। बीजेपी ने हेमंत की क्षमता को पहचानते हुए नॉर्थ ईस्ट के दलों को मिलाकर बनाया गया नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का संयोजक बना दिया। नतीजा आज इन क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़त के तौर पर दिखता है, जबकि कांग्रेस की सियासी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। जो विरोधी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को जब भी निशाने पर लेती हैं तो वंशवाद और परिवारवाद के आरोप लगते हैं, गांधी परिवार की पार्टी में वर्चस्व के आरोप लगते हैं। लेकिन अगर हम गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की स्थिति देखें तो वहां भी कई दिलचस्प कहानियां सामने दिखती हैं। सोनिया ने पार्टी की कमान राहुल गांधी को थमाई। राहुल से फिर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान सोनिया गांधी के ही हाथों में है। इस बीच भारतीय राजनीति के कम से कम 20 साल बीत गए। बीते 1 साल से कांग्रेस बिना अध्यक्ष की पार्टी है, लेकिन गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नहीं सोच पा रहे। 90 का दशक खत्म हो रहा था, तब सोनिया गांधी ने बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट किया था और 2004 में एनडीए को हराकर
यूपीए की सरकार केंद्र में बनवाई। राहुल और प्रियंका जब जैसे जैसे राजनीति में सक्रिय होते गए, कांग्रेस ने नई उम्मीदों के सपने बुने। आज कांग्रेस संगठन के तौर पर भले कमजोर दिख रही हो, भले ही सत्ता के उसके केंद्र सिकुड़ चुके हों, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के तौर पर गांधी परिवार के अलावा खुद पार्टी और नामों पर विचार नहीं करना चाहती, क्योंकि बिखराव का डर हमेशा बना रहता है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।